गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट टारगेट हैज़ द गवर्नमेंट सेट टू रिड्यूस द एक्सीडेंटल डेथ बाय 2030? 2030 तक हमने क्या टारगेट सेट किया है रिगार्डिंग एक्सीडेंटल डेथ, मतलब कितने % तक हमें इस डेटा को रिड्यूस करना है। तो हमारी गवर्नमेंट का एम है कि हम एक्सीडेंटल डेथ्स को कट डाउन कर सकें बाय 50% बाय द एंड ऑफ 2030, और ये हाल ही में अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नितिन गडकरी। ओके, कहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था? नेशनल कॉन्क्लेव जो हुई थी ऑन रोड सेफ्टी उस दौरान, और ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में। यहाँ पे ये जो मिनिस्टर है हमारे, इन्होंने हाईलाइट किया कि हर घंटे में अभी लगभग 53 इंजरीज होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। इसके अलावा 19 डेथ्स हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोड सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये बात उन्होंने एम्फेसिस करके बोली है। और साथ ही उन्होंने ये भी आउटलाइन किया है कि कुछ हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम लोगों को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग पब्लिक सेफ्टी, जिससे कि हम उनके बिहेवियर को अल्टर कर सकें और सेफ्टी को इन्हांस कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल 2030 तक हमें 50% ऑफ जो एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं उनको रिड्यूस करना है। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। फर्स्ट है, एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट फॉर 2024, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2024? तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि रिलीज हुई है फॉर 2024, इसमें इन्होंने इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 के लिए कितना बताया है? 6.2%। कोई भी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो जब भी कभी इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, Which corporate group made the highest contribution to electoral trust in India during 2022 to 23 as per the ADR report? ADR रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कॉर्पोरेट ग्रुप है जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के इलेक्टोरल ट्रस्ट में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? तो यहाँ पे आंसर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इलेक्टोरल ट्रस्ट में हमारे। As per the India Skills Report 2024, which state is the most preferred state to work? India Skills Report के मुताबिक केरला को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं या काम करना पसंद करते हैं। Which university is named the world's most sustainable university as per the QS World University Rankings Sustainability 2024? तो इनके मुताबिक दुनिया की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ठीक है, ज़रा कमेंट से बताइएगा कि इस जो रैंकिंग हुई थी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी फीचर हुई है और किस पोजीशन पे, तो सारे लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज न्यू पॉलिसी, व्हाट इज द मैक्सिमम डिविडेंड कमर्शियल बैंक्स कैन पे आउट बेस्ड ऑन देयर नेट एनपीओ रेशियोज? तो आरबीआई की नई पॉलिसी के मुताबिक कितना अमाउंट है जो मैक्सिमम डिविडेंड कमर्शियल बैंक्स पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन दियर नेट एनपीए रेशियोज? तो ये वैल्यू है 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फारसी यानी कि जो पर्शियन लैंग्वेज है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? फारसी जो लैंग्वेज है ये किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें से? तो यहाँ पे आंसर है ईरान। किस वजह से ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने रिवील किया है कि जो फारसी है अब इसको क्लासिफाई किया जाएगा एज वन ऑफ द इंडियाज 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पर्शियन किस वजह से चर्चे में आई थी। एक्चुअली ये एक की ईरानियन लैंग्वेज है, साथ ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आप कह सकते हैं। फिलहाल ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ईरान कंट्री की, और इसके अलावा इसके कुछ वेरिएशंस हैं जैसे कि दारी हो गई, ताजिक हो गई, और इसका भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस है अफगानिस्तान और तजिकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में। तो इंडिया में प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नाडा, तेलुगु, इसके अलावा मलयालम एंड ओडिया। ओके, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था
उसमें ये नोट किया गया कि इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के अलावा पाली, पर्शियन और प्राकृत 3 और पीस यानी 3 और लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया जाए, और ताकि हम इनको प्रिजर्व कर सकें इनकी रिचनेस के लिए और इनकी पोस्टैरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आंसर है पर्शियन। अगर पर्शियन के अलावा 2 लैंग्वेजेस आपसे पूछी जाएंगी तो पाली और प्राकृत भी हैं। ठीक है, तो जो पर्शियन लैंग्वेज है यानी कि जो फारसी लैंग्वेज होती है, ये कहाँ पे कौन सी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है? आंसर इज ईरान कंट्री। चलिए कुछ रिसेंट न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द IMD प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड सर्विसेज फॉर ऑल वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो हाल ही में लॉन्च किया है IMD ने, जिसके थ्रू इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी सभी वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मौसम। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मौसम और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है, जो कि एक इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू वेदर सर्विसेज ये ऑफर करेगा, जैसे कि आवर बेसिस पे आपको फोरकास्ट मिलते रहेंगे, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कितनी है, सनराइज सनसेट का क्या हाल है, मूनराइज वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें देते रहेंगे। ठीक है, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये टोटल 12 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा और इसके थ्रू एक प्रोग्राम है मौसम ग्राम, ये भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो कि एक्सेसिबल होगा वाया द मोबाइल एप्लीकेशन और IMD वेबसाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली इनेबल करेगा यूजर्स को कि आप ऑब्जर्वेशंस को व्यू कर सकते हैं, इसके अलावा फोरकास्ट को देख सकते हैं और वार्निंग्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं थ्रू अ मैप और सर्च फंक्शन यूजिंग द प्लेस नेम्स, पिन कोड्स। यहाँ पे मतलब यहाँ पे पिन कोड या आप प्लेस का नेम डालेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि उस जगह पे कैसी कंडीशन चल सकती है। ठीक है, तो ये अलाइन करता है हमारे विजन के साथ, यानी कि हर मौसम हर घर मौसम के साथ। ओके, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम है मौसम। विच पोर्टल recently launched by the IMD provides weather services for the farmers in multiple languages। हाल ही में IMD ने एक और पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू वेदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी फार्मर्स को डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में। आपको बताना है कि इस पोर्टल का नाम क्या रखा है इन्होंने। तो इसका नाम इन्होंने रखा है पंचायत मौसम सेवा पोर्टल। ठीक है, ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द IMD एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, साथ ही ग्रीन अलर्ट मौसम सेवा, जिसके थ्रू ये ऑफर करेंगे वेदर फोरकास्ट को इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ 12 और रीजनल लैंग्वेजेस में टू एवरी पंचायत हेड एंड सेक्रेटरी। ठीक है, बेसिक एम क्या है, ताकि फार्मर्स को हम एम्पावर कर सकें विद टाइमली वेदर अलर्ट्स, उनको अलर्ट्स दिए जाएंगे, साथ ही जो इनपुट कॉस्ट होती है उनकी और जो क्रॉप लॉसेज हैं उनको रिड्यूस कर सकें थोड़ा बहुत इससे, और साथ ही इसके थ्रू फैसिलिटेट किया जाएगा इन्फॉर्म्ड एग्रीकल्चरल प्लानिंग को फॉर एक्टिविटीज़ इन, जैसे कि सोइंग जब होती है, ट्रांसप्लांटेशन और इरिगेशन वगैरह की कंडीशन में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है पंचायत मौसम सेवा पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर हैज द तिब्बतन ब्राउन बियर रिसेंटली बीन साइटेड इन इंडिया। हाल ही में कहाँ से हमें तिब्बतन ब्राउन बियर साइट हुआ है या दिखाई दिया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिक्किम स्टेट। ठीक है, ये जो तिब्बतन ब्राउन बियर होते हैं ये एक रेयर सब स्पेशीज है बेसिकली, और हाल ही में हमने इसको सिक्किम में स्पॉट किया है। इसी के साथ ये पहली कंफर्म साइटिंग है इंडिया की जहाँ पे तिब्बतन ब्राउन बियर देखा गया है। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर अल्पाइन ईस्टर्न तिब्बतन प्लेट्यू में हमें दिखते हैं और इनके बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जैसे कि इनका शैगी डार्क फर होता है, साथ ही एक वाइट कॉलर इनकी बॉडी पे मौजूद होता है और इनके एक्यूट सेंसेस होते हैं। और याद रखिएगा अगर आपसे इनका कंजर्वेशन स्टेटस पूछा जाए तो ये लीस्ट कंसर्न है ऑन द IUCN रेड लिस्ट। फास्टैग रिसेंटली सीन इन द न्यूज वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। फास्टैग जो हमेशा ही न्यूज में रहता है कि किस टेक्निक पे काम करता है, आपको ये बताना है। तो ये काम करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, और NHAI ने यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। ओके, जिसमें कि ये प्रमोट कर रहे हैं यूज ऑफ RFID टेक्नोलॉजी को फॉर टोल पेमेंट। और फास्टैग जो कि एक व्हीकल स्पेसिफिक RFID पैसिव टैग है, ये सीमलेस टोल ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है व्हाइल इन मोशन। और जैसे कि आप सब जानते होंगे जब आप कहीं भी जाते हैं तो ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं बिटवीन द व्हीकल्स। और फास्टैग इज अवेलेबल थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मेंबर बैंक्स, जहाँ पे पीरियड बेसिस पे आपको रिचार्ज करना पड़ेगा फॉर प्रीपेड अकाउंट। ठीक है, तो फास्टैग किस चीज़ पे काम करता है यानी किस टेक्निक पे काम करता है? आंसर इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। What is the IUCN status of Gentoo penguin which was recently seen in the news?
तो ये फिलहाल लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है और हाल ही में इसको स्पॉट किया गया है चिलेयन अंटार्कटिका साइट पे, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज में था। याद रखिएगा IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, जस्ट लाइक तिब्बतन ब्राउन बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑन विच डेट द नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। हम इंडिया के अंदर नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये बताना है। तो नेशनल स्टार्टअप डे हम 16 जनवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा और इसी के साथ ये इनका एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव था जिसके थ्रू हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेलिब्रेट और बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने डेजिग्नेट किया था 10 जनवरी टू 16 जनवरी एज नेशनल स्टार्टअप वीक, ठीक है। और 11 जनवरी को सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को और इसके लिए थीम क्या रखी गई थी, स्टार्टअप्स अनलॉकिंग द इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक है। ये पूरी थीम थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमेंट किया इस सेक्टर के ग्रोथ को ड्यूरिंग द इनॉग्रल नेशनल स्टार्टअप डे ऑन 15 जनवरी। तो नेशनल स्टार्टअप डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आंसर इज 16 जनवरी। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट वाज द थीम फॉर द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 विच वॉज रिसेंटली हेल्ड इन मुंबई। सबसे पहले याद रखिएगा कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इस साल की कहाँ पे हुई है, तो आंसर इज मुंबई और हमने इसके लिए थीम क्या रखी है, तो योर आंसर इज डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ठीक है, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। व्हाट इज द थीम फॉर ऑब्जर्विंग द अर्थ रोटेशन डे इन 2024। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। सबसे पहले अर्थ रोटेशन डे हम 8 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन ये डिस्कवरी हुई थी कि अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है 24 आवर्स पे। और इस साल के लिए हमने थीम रखी है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट, ठीक है। ये पूरी थीम थी इस साल की। What was the theme of World AIDS Day 2023? वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं और 2023 में इसके लिए थीम रखी गई थी लेट कम्युनिटीज लीड, ओके। What is the theme of वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023? वर्ल्ड टॉयलेट डे के लिए हमने थीम रखी एक्सेसिबिलिटी। जरा कमेंट्स में बताइएगा वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 नवंबर। 10 नवंबर को हम कौन सा एक स्पेशल डे ऑब्जर्व करते हैं, इट इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके लिए थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the Director General of Naval Operations in the Indian Navy। हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं as the Director General of Naval Operations Indian Navy के अंदर, तो इनका नाम है वाइस एडमायरल AN प्रमोद। इन्होंने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है एज बीइंग द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस इन द इंडियन नेवी और पहले सर्व करते थे एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द इंडियन नेवीज महाराष्ट्र नेवल एरिया, ठीक है। तो ये ग्रेजुएट हैं 38th इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स से एट द नेवल एकेडमी इन गोवा और इनको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में ऑन 1 जुलाई 1990, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इस पोजीशन पे कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, तो इनका नाम था वाइस एडमायरल अतुल आनंद, यानी कि जो वाइस एडमायरल AN प्रमोद हैं ये सक्सीड कर रहे हैं वाइस एडमायरल अतुल आनंद जी को, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन अपॉइंट हो रहा है इस पोजीशन पे, वाइस एडमायरल AN प्रमोद, किसको ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो वाइस एडमायरल अतुल आनंद जी को। चलिए कुछ अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has been appointed as the new Chief of Material of the Indian Navy recently? हाल ही में वाइस एडमायरल किरण देशमुख ने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, वाइस एडमायरल किरण देशमुख। Who is the first woman officer to be appointed as the Director General of the Central Industrial Security Force? हाल ही में पहली वुमेन ऑफिसर कौन बन चुकी हैं जिन्होंने ये पोजीशन ली है एज बीइंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये पहली वुमेन ऑफिसर है नीना सिंह, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। Who has been appointed as the chairman of the ad hoc committee for overseeing the operations of the Wrestling Federation of India? Wrestling Federation of India के जो भी operations हैं उनको ओवरसी करने के लिए एक ad hoc कमिटी बैठाई गई थी जिसके चेयरमैन कौन नियुक्त हुए थे, भूपेंद्र सिंह बाजवा।
हु इज द न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड टू हेड द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसको हेड करने के लिए नए चेयरमैन बनाए गए हैं जस्टिस सुनील शुक्रे। ठीक है। Who has been recently appointed as the Chief Executive Officer of Indian Olympic Association? Indian Olympic Association के नए CEO यानी कि Chief Executive Officer बनाए गए हैं मिस्टर रघुराम अय्यर। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अयुथैया इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच टू कंट्रीज। अयुथैया एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज के बीच में होती है ये? तो आंसर इज इंडिया एंड थाईलैंड, दैट इज बी ऑप्शन। तो इनॉग्रल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि अयुथैया ये होती है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी, और इसके थ्रू इन्होंने सिंबलाइज किया हिस्टोरिक टाइज को बिटवीन अयोध्या इन इंडिया एंड अयुथैया इन थाईलैंड। इंडियन नेवल शिप्स कुलिश और LCU-56 गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने, ताकि हम ऑपरेशनल साइनर्जी को इन्हांस कर सकें। और इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड था सरफेस एंड एंटी एयर एक्सरसाइजेस, वेपन फायरिंग, सी मैनशिप इवोल्यूशंस एंड टैक्टिकल मैन्यूवर्स। जो 36th इंडो थाई कॉर्पेट था, इसको कंडक्ट किया गया साइमल्टेनियसली, जिसमें कि रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एफर्ट्स को रीइंफोर्स किया गया है। और इस कोलैबोरेशन के थ्रू हम अलाइन करते हैं इंडिया के सागर विजन को, जिसमें कि ये बात हुई है कि हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को प्रमोट करेंगे सभी के लिए इन द रीजन। ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा, अयुथैया कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? आंसर इज इंडिया एंड थाईलैंड। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की तरफ से INS कुलिश गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। पहला क्वेश्चन है द वेन्यू ऑफ एक्सरसाइज तोपची ऑफ इंडियन आर्मी वॉज। इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक्सरसाइज तोपची को कंडक्ट किया है, कहाँ पे आपको ये बताना है। तो इंडियन आर्मी ने एग्जिबिट किया अपना इंडिजिनस फायर पावर कैपेबिलिटीज इन एक्सरसाइज तोपची, और ये हुई है महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है। कब हुई थी? अभी रिसेंटली 14 जनवरी को। और इस इवेंट में इन्होंने शोकेस किया आत्मनिर्भर भारत की आर्टिलरी इक्विपमेंट को, जैसे कि K9 वज्रा हैं, और इसके अलावा धनुष वगैरह होते हैं, और पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, ये सब इन्होंने यहाँ पे शोकेस किया। K9 वज्र की बात करें तो ये 155 मिलीमीटर्स ट्रैक्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जिसको कि डेवलप किया है लार्सन एंड टूब्रो ने। और धनुष की बात करें तो ये एक 155 मिलीमीटर्स टोड जो है आर्टिलरी गन है, और इसको भी यहाँ पे फीचर किया गया था। इस एक्सरसाइज के थ्रू एम्फेसाइज किया गया है इंटीग्रेटेड यूज ऑफ गन्स के ऊपर, साथ ही रॉकेट्स, ड्रोन और एविएशन असेट्स के ऊपर, ताकि हम अपने फायर पावर और सर्विलांस को फर्दर इन्हेंस कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि एक्सरसाइज तोपची को किस बॉडी ने कंडक्ट किया। यहाँ पे ऑप्शन में इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड और बहुत सारी चीजें ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आंसर इज इंडियन आर्मी। और कहाँ पे कंडक्ट किया? तो आंसर इज महाराष्ट्र। India conducts military exercises Al-Najah, Eastern Bridge and Nasim al-Bahar with which Arab country? ये तीनों एक्सरसाइजेस हम एक ही कंट्री के साथ करते हैं, एंड दैट इज ओमान। Which state is the host of India UAE Joint Military Exercise Desert Cyclone 2024? डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इंडिया और UAE के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और इसके लिए वेन्यू है राजस्थान। Winbacks 2-3 is a military exercise between the armies of India and which other country? Winbacks होती है इंडिया और वियतनाम के बीच में। ठीक है। और लास्ट है सूर्य किरण is a joint military exercise between India and which other country? सूर्य किरण होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है। जरा कमेंट्स में बताइएगा कि वरुणा एक्सरसाइज इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है Mapoin, Rah Mukhra and Wapong Sika that were recently in the news are the traditional sports of which Indian state? ये सारे के सारे स्पोर्ट्स कौन से स्टेट में खेले जाते हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है मेघालय। ये सारे के सारे स्पोर्ट्स मेघालय को बिलोंग करते हैं, और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है मेघालय गेम्स 2024 को। इसके थ्रू यूनिटी को सिम्बलाइज किया जा रहा है और हारमोनी को इन द स्टेट। और ये जो गेम्स हैं ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं? PA संगमा स्टेडियम में इन मेघालय। और इसका वन ऑफ द एम है कि मेघालय जो है वो अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को रिवाइव और हाईलाइट कर सके। तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट से मौजूद होंगे, और टोटल 3 गेम्स में वो compete करेंगे, माओपिन में और साथ ही राह मुखरा और वैपोंग सिका में। और इन लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्पिटिशन्स की हेल्प से मेघालय गेम्स ट्राई कर रहा है
प्रेजर्व, प्रमोट एंड पास करने का अपने ट्रेडिशनल स्पोर्टिंग कल्चर को, और मेघालय के इंडिजिनस पीपल्स का जो एक स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये तीनों स्पोर्ट्स कहाँ पे खेले जाते हैं याद रखिएगा, मेघालय स्टेट में। चलिए कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं। India's first multi-sport beach games started recently in or at which state or the union territory? ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। इंडिया का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स जो है वो शुरू हो चुका है तमिलनाडु दीव में। Which sport is being introduced in the 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में स्क्वैश जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और यहाँ पे अगर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो याद रखिएगा ये हुआ था नई दिल्ली में। इसके लिए विनर कौन सा स्टेट था? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ने इसको जीता था। हरियाणा ने एक और ट्रॉफी हाल ही में जीती है, विजय हजारे ट्रॉफी। और इसके अलावा हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी किस स्टेट को हरा के जीती है? तो आंसर इज राजस्थान। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, who is one of the recipients of Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, is associated with which sport? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि वन ऑफ द रेसिपिएंट्स हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो आंसर इज बैडमिंटन। ये बैडमिंटन खेलते हैं। आर वैशाली, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, who was in the news recently, plays which sports or the game? आर वैशाली चेस प्लेयर हैं, याद रखिएगा। किस वजह से न्यूज में आई थी? क्योंकि ये इंडिया की थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। इसी के साथ ये इंडिया की 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर वैशाली के अलावा दो और फीमेल ग्रैंड मास्टर्स कौन है इंडिया की, तो इसमें पहला नाम आता है कोनेरू हम्पी का, ये भी एक इंडिया की फीमेल ग्रैंड मास्टर है। और सेकेंड नाम इसमें आता है डी हारिके का, ठीक है। तो ये तीनों जो है इंडिया की फीमेल ग्रैंड मास्टर्स हैं। अंतिम फंगल प्लेज विच स्पोर्ट? अंतिम फंगल एक रेसलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन किसी न किसी वजह से न्यूज में थे, इनको याद में रखिएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली हु रिसीव द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? हाल ही में किसको खिताब मिला है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड का? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट फेवरेट सबके लियोनेल मेसी। तो इनको दिया गया है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड का खिताब फॉर 2023। इसी के साथ इन्होंने बीट किया अर्लिंग हैलैंड एंड किलियन मबापे को। तो तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को जीता है। और इसी के साथ लियोनेल मेसी पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 3 बार लगातार इस खिताब को अपने नाम किया है। याद रखिएगा ये जो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड है इसको पहले जाना जाता था फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम से, और कब से कब तक? 1991 टू 2009। फिर बाद में 2010 से लेके 2015 तक इसको कहा जाने लगा फीफा बैलन डोर अवार्ड, ठीक है। तो फीफा का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है फॉर द 2023 मेंस अवार्ड वो अचीवमेंट पे बेस्ड होता है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 19th ऑफ दिसंबर 2022 अप टू 20th ऑफ अगस्त 2023, ठीक है। तो यहाँ पे इस साल के विनर हैं लियोनेल मेसी। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। Who has been recently awarded with the 2023 लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज? 2023 का लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज दिया गया हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को। किस लिए? हमारी सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन के लिए। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? ये जो प्राइज है ये फिनलैंड कंट्री देती है और इस साल इन्होंने एक अफगान ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रेजेंट किया था। Who has been recently awarded the prestigious Royal Society of Chemistry's नाइहॉम प्राइज फॉर एजुकेशन? ये जो प्राइज है केमिस्ट्री के सेक्टर में दिया जाता है और इस साल की इसमें विनर है सविता लटागे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री के बारे में मास एजुकेशन करने का। Church of Epiphany that has recently secured the prestigious UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation is located in which Indian state? चर्च ऑफ एपिफैनी ने हाल ही में सिक्योर किया है प्रेस्टिजियस यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड अपने कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये लाई करता है हरियाणा में। न सिर्फ इस चर्च को मिला था ये प्रेस्टिजियस अवार्ड बल्कि 2 और चीज़ें हैं इसमें। दूसरा चीज़ है राम बाग गेट, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर है पंजाब। ये जो है इसको भी सेम अवार्ड मिला था। और थर्ड चीज़ है इसमें पीपल हवेली। पीपल हवेली भी पंजाब के गुरदासपुर में लाई करती है। तो ये तीनों चीज़ हैं जिनको कि यूनेस्को का प्रेस्टिजियस एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया इनके कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। बासुकी नाथ झा विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इज राइटर इन विच लैंग्वेज? बासुकी नाथ झा जो हैं ये विनर हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के, और ये कौन से लैंग्वेज में राइटर हैं? तो आंसर इज मैथिली। ये मैथिली लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। कमेंट्स में जरा बताइएगा कि साहित्य अकेडमी
इंग्लिश अवार्ड इस साल किसको दिया गया था। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत टू कॉम्बैट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कौन सा स्टेट है जिसने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है, किस लिए? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। केरला की जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन अमृत, और किस लिए? ताकि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉम्बैट कर सकें। इस इनिशिएटिव का एम है कि जो मिस यूज होता है एंटीबायोटिक्स का उसको हम प्रिवेंट कर सकें, और स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम इट्स पोटेंशियली डेडली कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में सरप्राइज रेट्स मारी जा रही हैं फार्मेसीज के ऊपर, जहां पे ओवर द काउंटर सेल्स को डिटेक्ट किया जाएगा एंटीबायोटिक्स के विदाउट अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। और डिपार्टमेंट ने इसके अलावा प्रोवाइड किया है एक टोल फ्री नंबर जहां पे आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं अगेंस्ट किसी भी मेडिकल शॉप, अगर आपको उसके बारे में कोई शक है तो। ठीक है, इस ऑपरेशन का फर्दर ये भी एम है कि लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में अवेयर हो सकें और रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक यूज जो है एंश्योर हो जाए, और जो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस हैं उनका जो फैलावा है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सके। ओके, यहाँ पे अमृत का फुल फॉर्म इन्होंने क्या रखा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। कौन से स्टेट का ऑपरेशन है ये? तो आंसर इज केरला स्टेट। चलिए कुछ स्टेट्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनामलाई टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अनामलाई टाइगर रिजर्व जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व पार्ट है तमिलनाडु स्टेट का। कालाराम मंदिर विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कालाराम मंदिर है महाराष्ट्र स्टेट। कच्ची खरेक डेट्स विच हैज रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये जो खजूर की एक वेराइटी है ये हमें मिलती है गुजरात से, और हाल ही में इसको जीआई टैग दे दिया गया। कोई भी अगर इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में करना चाहता है तो कल ही के क्वेश्चंस हैं ये, वो कल का लेक्चर रेफर करे, उसको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिटेल में मिल जाएंगे। विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम नेम्ड एज योगश्री। ये जो एक स्कीम है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम है, ये हाल ही में लॉन्च की थी वेस्ट बंगाल स्टेट ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस, जिसका नाम इन्होंने रखा है बायू। तो ये है असम स्टेट की एक एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वॉज ऑफिशियली स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट हाल ही में कौन नियुक्त हो चुके हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज बर्नार्डो एरेवलो, और इन्होंने अज्यूम कर लिया है इस पोजीशन को फ्रॉम 15 जनवरी ऑनवर्ड्स। सिंपली आपसे इनका नाम पूछा जाएगा कि हाल ही में ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। इनका नाम है बर्नार्डो एरेवलो। कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिनको देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थी। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। में क्वेश्चन हमने कल ही किया है। ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? इनका नाम है विलियम लाई। जरा कमेंट्स में बताइएगा कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उनका नाम क्या था। विच टू एंटिटीज हैव बीन सिलेक्टेड एज द रेसिपिएंट्स ऑफ द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। कौन से दो एंटिटीज हैं जिनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया है? इसमें पहली एंटिटी है जैन यूनिवर्सिटी, और सेकेंड एंटिटी कौन सी है? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड कौन करेगा? आंसर है वासुदेव देवनानी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी वॉज रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड 6-year टर्म। तीसरे टर्म के लिए एक बार फिर से अब्दुल फतेह अल सीसी बन चुके हैं इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट। जोसेफ बोयकई हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये बन गए थे लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट। पेड्रो सैंचेज वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पेड्रो सैंचेज बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से स्पेन कंट्री के। ठीक है, लास्ट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ विच स्कीम फॉर कंस्ट्रक्टिंग द परमानेंट हाउसेज ऑफ द पुअर ट्राइबल्स। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस स्कीम के लिए पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया है जिसमें कि परमानेंट हाउसेज बनाए जाएंगे पुअर ट्राइबल्स के लिए? तो हाल ही में पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज हो चुका है पीएम जनमन स्कीम का, जो कि पार्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का, और ये डेडिकेटेड है टू द वेलफेयर ऑफ पुअर ट्राइबल्स। इसको लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 में, और इसके लिए बजट तैयार किया गया था 24,000
करोड़ रुपए का। ठीक है, बेसिक एम है कि जो भी हमारे ट्राइबल्स हैं उनको बेनिफिट हो सके, पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को जो कि PBTGs में लाई करते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। तो 1 लाख बेनिफिशरीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जहां पे उन्होंने ये बात एम्फेसाइज करी थी कि गवर्नमेंट का पूरा कमिटमेंट है कि वो वीकेस्ट सेक्शंस के वेलफेयर के लिए काम करे, जहां पे जो फंड्स हैं उनको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट्स में, जहां पे वो अपना घर जाके फिर बनवा सकते हैं अंडर द PM आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो PM जनमन स्कीम की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज हो चुकी है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ओके, चलिए कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द PM ई-बस सेवा स्कीम? PM ई-बस सेवा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Recently, which scheme was launched by the Karnataka government for providing financial aid to the unemployed graduates and the diploma holders? इसके लिए कर्नाटका की गवर्नमेंट ने युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें कि ये अपने यहाँ पे रहने वाले अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करेंगे और डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड करेंगे। Which state has launched लखपति बैडियोज स्कीम रिसेंटली? लखपति बैडियोज नाम की स्कीम लॉन्च की असम स्टेट ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। What is the new name of the food security scheme in Rajasthan, previously known as इंदिरा रसोई योजना? इसका नाम इन्होंने पलट के रख दिया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ओके, Recently, which state launched मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, a 24/7 animal ambulance scheme to provide timely and accessible veterinary care for livestock? हाल ही में मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना को लॉन्च किया है गोवा स्टेट ने। ये एक 24/7 एनिमल एम्बुलेंस स्कीम होगी जिसमें कि टाइमली एक्सेस रहेगा वेटरनरी केयर के लिए फॉर लाइवस्टॉक। ठीक है, तो आंसर इज गोवा। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। और कोई भी आपका रिव्यू है या फीडबैक है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। चलिए आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको यहाँ पे हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuzat Sana signing off.